नमस्कार, डिजाइनर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। मनुष्य की जो सबसे बड़ी इच्छा होती है, जो सबसे बड़ी लालसा और उत्कंठा होती है, वो ये होती है कि उसे अपना भविष्य पता चल जाए। उसकी जिंदगी में क्या होने वाला है, क्या गुजरने वाला है, अगर उसे ये पता चल जाए, ये जानना वो हमेशा से चाहता है। और इसको जानने के लिए ज्योतिष यानी रमल का सहारा लिया जाता है। लेकिन ज्योतिष अलग अलग तरीकों से अब होने लगा है। एक होने लगा है अंक ज्योतिष, जिसमें आपकी भाग्यांक के जरिए, आपके मूल्यांक के जरिए, आप किस दिन पैदा हुए हैं, आपका लकी नंबर क्या है 1 से 9, उसके जरिए भविष्य जानने की उत्कंठा लोगों में होती है। और इस विद्या की अब बहुत लोकप्रियता बढ़ गई है। और आपके अंकों के आधार पर, आपकी जन्मतिथि के आधार पर और आपके जो नाम के हिज्जे हैं, यानी आपके नाम की जो शब्दावली है, उस नाम की शब्दावली यानी हिज्जों के आधार पर अंक निकाल कर भी ज्योतिष किया जाता है और आपका भविष्य बताया जाता है। और ये काफ़ी एक्यूरेट भी होता है, ये काफ़ी सटीक भी होता है। और लोग इसमें आजकल बहुत ज़्यादा विश्वास करने लगे हैं। और बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट, जिन्हें हम अंक शास्त्री कहते हैं, इसे पेशे के रूप में अपना रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं राजीव लीला रवानी जी। वे पेशे से फाइनेंसर हैं, MBA फाइनेंस किया है पुणे से, बहुत अधिक पढ़े लिखे हैं, शेयर मार्केट में खूब कामकाज करते रहे। लेकिन फिलहाल वो पूर्णकालिक रूप से न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, यानी अंक शास्त्री हैं। और अंकों के जरिए न केवल व्यक्ति का भविष्य बताते हैं, उसकी दिशा बताते हैं, उसकी दशा बताते हैं, बल्कि देश को लेकर भी रमल गणना करते हैं कि देश की स्थितियां क्या होंगी, देश की फाइनेंस कंडीशंस क्या होंगी। और तमाम उनकी भविष्यवाणियां पहले भी अतीत में सही साबित होती रही हैं और अभी भी उन्होंने 2022 को लेकर कुछ भविष्यवाणियां की है। आइए हम उनसे बात करते हैं। राजीव लीला रवानी जी, आपका बहुत स्वागत है। जी, सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्ते। राजीव जी, कोरोना की तीसरी लहर आ गई है। आज ही कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा है कि इंदौर में कोरोना की तीसरी लहर आ गई है। भारत में भी केसेस बढ़ रहे हैं और विश्व में भी केसेस बढ़ रहे हैं। ओमिक्रॉन भी आ गया है। मेरी पहली जिज्ञासा ये है कि पहले तो आप भारत के अंक क्या है उसकी गणना करके बता दें, फिर इंदौर की गणना करके बता दें कि ये कब तक ख़त्म हो जाएगा। अब तो हम बहुत परेशान हो चुके हैं, उगता चुके हैं इस कोरोना से। जी बिल्कुल। जैसे कि हम जानते हैं कि भारत का जो जन्म दिवस है वो 15 अगस्त 1947 का हुआ है। तो कहीं ना कहीं इसका जो मूलांक और भाग्यांक बनता है, यानी बर्थ और डेस्टिनी बनता है, ये 6-8 का बनता है। जहाँ तक कोरोना की बारी है, यहाँ पर कोरोना का अगर हम देखें कि इस प्रकार की पहले भी जितनी भी महामारियाँ आ चुकी है, अपने पीछे कोई ना कोई लक्षण छोड़कर गई हैं। और ये महामारियाँ कोई ना कोई छोटा सा रूप हमेशा से इसका रहा है, जैसे डेंगू का हुआ, मलेरिया का हुआ, या इस तरह की जितनी भी बीमारी रही। अब इनके वेरिएंट्स आते रहेंगे, बट जो स्थिति 2020 में हमने देखी थी, 2022 भी कहीं ना कहीं इसका एक प्रतिबिंब रूप ज़रूर हमें देखने को मिल सकता है। बट इस साल के लिए मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है इस बार, ये अधिकतम 3-4 या मैक्सिमम 5 मंथ्स तक ये धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। 5 मार्च तक कम होना शुरू हो जाएगा। हाँ, मान के चलिए कि मार्च अप्रैल के बाद, मतलब 5 मार्च तक तो रहेगा। हाँ, तब तक कितना खतरनाक रहेगा? ये बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं होगा। जैसे 2020 में हमने देखा कि कोरोना जब इंट्रोड्यूस हुआ था, आया ही था, तब तक उसकी वैक्सीनेशन नहीं थी, दवाइयाँ नहीं थी। बट ओमिक्रॉन जो है, इसके वैक्सीनेशन जो 2021 में हमने देखा, बहुत खतरनाक लहर देखी। जी जी, ऑक्सीजन नहीं मिला, लोग मारे गए, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग मारे गए। क्या वैसा तो नहीं आएगा? बिल्कुल नहीं। इसके लिए एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा। 2020 का जो टोटल आता है वो 4 नंबर यानी राहु पर आता है। और राहु यानी जब जहर देता है तो आपको पानी भी नसीब नहीं होता है। बट 2022 का जो साल है पर्टिकुलरली, इसका देखेंगे तो जो टोटल आता है वो नंबर 6 पर आता है। और 6 नंबर हम जानते हैं कि शुक्र रूल करते हैं, और शुक्र को तो सिद्धियाँ प्राप्ति, ऐश्वर्य प्राप्त है, बिल्कुल धन संपदा है। पर एक तरह से अगर मैं बता दूं कि शिव जी से उनको वरदान मिला हुआ था कि संजीवनी अमृत का वरदान उन्हीं को ही मिला हुआ था। सो उनके अंदर था कि वो मरे हुए को भी जीवित कर सकते थे या बीमार व्यक्ति को भी वो ठीक कर सकते थे। तो इसी हिसाब से अगर 2022 का अगर हम देखें तो उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दिखता है जितना 2020 के अंदर दिखता है। और मैं इंदौर की बात करूं, मैंने कहा कि आपने भारत का तो मूलांक बता दिया 15 अगस्त 1947, लेकिन अगर इंदौर को आप गणना करते हैं तो इंदौर में ये कब तक ठीक हो जाएगा? आज कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा है कि तीसरी लहर आ गई है और हमको सतर्क रहने की जरूरत है। बिल्कुल, ये बात सही कि सतर्क रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप इंदौर का भी टोटल देखेंगे तो वो भी 24 नंबर 6 नंबर पर आता है। सो बाकी शहरों के और प्रांतों के हिसाब से अगर स्थिति देखें तो इंदौर की काफ़ी बेटर रहेगी दूसरे ठीक हो जाएगा। ये कब तक? इंदौर में भी मार्च तक ही रहेगा? मार्च अप्रैल तक मानकर चलिए, उतना रहेगा ये। 2022 शुरू हुआ है, आज 2022 का तीसरा दिन है, नया साल है अभी। तो 2022 को आप किस तरह से प्रेडिक्शन कर रहे हैं?
2022 का साल अपने आप में एक बहुत अच्छा भी है और कुछ नेगेटिव्स भी हैं यहाँ पर, क्योंकि हर नंबर के दो पहलू होते हैं। पहले आप अच्छा बता दें। बिल्कुल, मैं अच्छा और मैं तो बताना चाहूँगा कि चाहूँगा। नेगेटिव ना बताएं, आप तो अच्छा बता दें चलिए पहले। ठीक है। अगर अच्छे की अगर हम बात करें तो इस बार की जो इकनॉमी है काफ़ी अच्छा रिवाइवल देखने को मिल सकता है। वैसे भी 2021 के सेकंड हाफ में हमने देखा कि किस तरह से इकनॉमी और स्टॉक मार्केट ने यू टर्न लिया था और काफ़ी अच्छा पैसा और रिटर्न भी दिया था इन्वेस्टर्स को। ठीक उसी तरह से जो 6 नंबर है शुक्र है, जैसे आपने बोला कि ये ऐश्वर्य का है, पैसों का है, और शुक्र यानी एक तरह से मान लीजिए कि गुप्त खजाने के रूप में भी देखा जाता है। 2022 की सबसे बड़ी बात है कि इसके पीछे राहु भी छुपा हुआ है, और राहु जब धन देता है तो अकस्मात यानी एकदम से देता है। तो राहु और शुक्र जब भी मिल जाते हैं ये बहुत हद तक आपके इन्वेस्टमेंट्स को भी बढ़ाता है, आपके जो कैपिटलाइज्ड कैपिटल जो है उसको भी ये यहाँ पर बढ़ाता है। तो 2022 का जो साल है पर्टिकुलरली अगर हम देखें तो इकनॉमी और स्टॉक मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो लोगों के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था भी बेहतर होगी, जीडीपी हमारी बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी, हमारा ग्रोथ रेट बढ़ेगी, हमारा जो रेवेन्यू है उसमें वृद्धि होगी, ऐसा लग रहा है आपको? बिल्कुल, जीडीपी भी बढ़ेगी। यहाँ पर अगर एक्सपोर्ट्स के अगर आप आंकड़े देखेंगे तो वो भी बढ़ने के पूरे चांसेस हैं। और कहीं ना कहीं जैसे हम सब ने देखा कि अब जैसे मेक इन इंडिया का प्रोग्राम वगैरह शुरू हुआ है तो यहाँ पर भी बहुत सारी कंपनीज ऐसे हैं जिनका एक्सपोर्ट्स में ग्रोथ ट्रेमेंडस देखने को मिलेगा। साथ में फॉर्च्यून 500 की में कुछ हमारे देश की जो कंपनीज हैं उनका भी इन्वॉल्वमेंट इस साल देखने को मिल सकता है। बट इन सब के पीछे ज़रूर है कि जब बहुत कुछ अच्छा होता है तो इन्फ्लेशन भी साथ में बढ़ता है, तो इन्फ्लेशन मैं थोड़ा वही बहुत बात कर रहा था कि आम आदमी इस समय महंगाई से परेशान है। 2020 में बहुत महंगाई से परेशान रहा और आम आदमी अभी परेशान है। और महंगाई के चलते और रिपोर्ट्स ये हैं कि लोगों ने आर्थिक स्थितियां खराब होने के कारण 2021 में आत्महत्याएं ज़्यादा की हैं। नौकरी जाने के कारण, काम धंधा ठप हो जाने के कारण, खर्चा मैनेज नहीं कर पाने के कारण आत्महत्या करने वालों की संख्या बढ़ी है। वरना प्यार में दिल तोड़ने के बाद लोग ज़्यादा मरते थे, अब पर्स खाली होने के कारण लोग ज़्यादा मर रहे हैं। तो क्या आपकी न्यूमरोलॉजी क्या कहती है, 2022 कैसा रहेगा आम आदमी के लिए, जो कॉमन मैन है, जो ग्रास रूट से जुड़ा हुआ आदमी, उसको महंगाई की मार कितनी सहना पड़ेगी? इस बार महंगाई तो मैं ज़रूर बोलूँगा कि इस बार बढ़ने के बहुत ज़्यादा अधिकतम चांसेस हैं, क्योंकि जब शुक्र होता है तो शुक्र हर चीज़ को महंगा करता है। आप मूवीज़ देखने जाते हैं, आप खाने रेस्टोरेंट में जाएंगे, कई लोगों के शौक होते हैं कि कैसीनोज में जाते हैं, क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करते हैं, कई लोगों का होता है कि जो मोबाइल से आप टीवी परचेज़ करते हैं। इस बार सबके दाम बढ़ने के यहाँ पर चांसेस हैं। तो इस बार का मूल मंत्र यही है कि सेविंग्स हम सब ने ध्यान रख देना है वहाँ पर। अगर सेविंग्स नहीं हुई तो किसी ना किसी तरह से फिर भी 6 नंबर जो शुक्र होता है ना, आपको आपके रिश्तेदारों से, बैंक से लोन वगैरह भी दिला देता है। बट अल्टीमेटली वो हम सब ने नहीं करना, बिकॉज इसका जो अंत परिणाम जो होता है वो बहुत ही ख़राब रहता है। सो इस बार मैं सारे व्यूअर्स को ये बोलना चाहूँगा कि इस साल सेविंग्स को मेंटेन करके चलिए, बिकॉज शुक्र की आदत होती है कि आपसे जेब से पैसा निकलवाता है। हाँ, शुक्र तो कहता है कि ऋण लेकर भी घी पीना पड़े, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। अगर आपको ऋण लेकर भी घी पीना पड़े तो घी पीना चाहिए। तो ये करना नहीं, ये नहीं करना है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा बताइए, आप 2022 में राजनीतिक स्थितियां का क्या आकलन करते हैं? पूरे देश में राजनीतिक स्थिरता रहेगी या ऊपर राजनीतिक उथल पुथल मचेगी, क्या आप रख रहे हैं? क्योंकि विपक्ष एक होने की कोशिश कर रहा है, नरेंद्र मोदी का अपना हो रहा है, वो इस समय में बहुत लोकप्रियता के शिखर पर हैं और सबसे बड़े नेता हैं, और पूरा विपक्ष एक कोशिश कर रहा है, ममता बनर्जी, शरद पवार। तो क्या राजनीतिक घमासान मचेगा? ये राजनीतिक घमासान तो दिख भी रहा है यहाँ पर। वो इसलिए क्योंकि जैसे कि मैंने बताया था कि शुक्र के पीछे राहु का इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पर, और जब राहु आता है ना तो वो अपनी तिकड़मबाजी लगाता है। जब राहु आता है ना वो एंटी गवर्नमेंट कहलाता है, यानी सरकार जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है, राहु को उसको तोड़ने में बड़ा मजा आता है। तो इस साल जो है शुक्र और राहु दोनों का साथ आ रहा है, जो कि मैं इस समय यही बोलना चाहूँगा कि जितने भी बड़े बड़े राजनेता हैं, उद्योगपति हैं या फिर बॉलीवुड के जो सितारे हैं, किसी भी चीज़ में कोई कमेंट अगर करना है तो सोच समझ के करें, बिकॉज यहाँ पर राहु कोई ना कोई प्रॉब्लम वहाँ पर ला सकता है। मुझे याद है मैंने एक भविष्यवाणी पढ़ी थी इसी तरह की, किसी ने की थी 83-84 में, कि देश को एक बड़ा राजनेता खोना पड़ेगा जी। बाद में इंदिरा गांधी की हत्या हुई। तो क्या इस 2022 में आपको ऐसा लग रहा है कि देश का कोई बहुत टॉप लीडर, कोई बहुत बड़ा आदमी जाएगा? जैसे CDS रावत साहब अभी पिछले बार 2021 में चले गए, जबकि कोई कल्पना नहीं कर सकता। बिल्कुल। वैसी स्थिति तो शायद ना देखने को मिले, बट हाँ कहीं ना कहीं नेम फेम या रिकग्निशन जो हम बोलते हैं टॉप पॉलिटिशियन की, वो थोड़ा सा धूमिल होने को देख सकती है। बिकॉज यहाँ पर सबसे बेस्ट यही रहेगा कि जो बड़े राजनेता हैं इस टाइम पर शांति से अगर काम करें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इनका एक शब्द भी पूरी जनता को यहाँ पर एक विडंबना में डाल सकता है इस केस में। 2022 की कोई ऐसी भविष्यवाणी जिसको मैं आपसे 2023 में बात करूं कि आप ये गए थे और ये सही साबित हुई या नहीं साबित हुई, जिस पर मैं आपको कहना चाहूँगी कि आपके ऊपर क्रॉस फायर कर सकूं, ऐसी कोई भविष्यवाणी आप बताएं 2022 के लिए? सबसे पहले तो एक तो मैं मौसम के बारे में बताना चाहूँगा कि इस बार जो गर्मियाँ हैं बहुत ही तीव्र पड़ने वाली हैं,
और इस बार हमें मौसम के दो रूप दिखाई देंगे। एक इंडिया के कुछ ज़िलों में, कुछ हिस्सों में ऐसा रहेगा कि गर्मी ठीक ठीक रहेगी, और दूसरी जगह ऐसा होगा कि कई सालों के रिकॉर्ड भी यहाँ पर ब्रेक हो सकते हैं। साथ में अगर हम यहाँ पर देखें तो इस बार सुनामी के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। जैसे कि गोवा हुआ, मुंबई हुआ, या तटवर्ती के इलाके जितने भी साउथ इंडिया का जैसे रहेगा, यहाँ पर खासकर एक अलर्ट जारी हो रहा है, बिकॉज इस समय सुनामी के चांसेस यहाँ पर ज़्यादा बढ़ रहे हैं। साथ में इस बार का जो खतरा है वो गैसेस को भी लेकर है। जितनी भी माइनिंग कंपनीज हैं, फ्यूल की कंपनीज हैं, और साथ में कोई ऐसी कंपनीज हैं जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस होता है। ये तो वोल्केनो के इरप्ट से भी होता है, वोल्केनो कोई फटता है तो भी इस तरह की गैसेस निकलती हैं। तो यहाँ पर एक बार हमने सावधानी बरतनी है, बिकॉज हमने जो भोपाल गैस कांड देखा था उसका कुछ मिलता जुलता रूप इस साल देखने को मिल सकता है। इस तरह की दुर्घटना है जिसको हम कहते हैं रासायनिक दुर्घटना। रासायनिक दुर्घटना, बिल्कुल। राजीव जी, चूंकि भारत एक विश्व नेता बनने जा रहा है, हम बहुत ताकतवर विश्व में साबित होते जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमारे जो पड़ोसी देश हैं, चाहे वो चीन हो या पाकिस्तान हो, उनसे हमें परेशानियां होती रहती हैं। और चीन से हमने गोलान में भी पिछले वर्ष लड़ा, पाकिस्तान की घुसपैठ तो रोज़ ही होती है। आज ही हमने एक पाकिस्तानी घुसपैठ, ये कोई बैट कंपनी का जो बैट का यूनिट का था उसको मारा है। तो ये पाकिस्तान और चीन कैसे क्या रहेंगे, इनको लेकर आपका क्या अंकगणित कहता है? ये ठीक होंगे, कमज़ोर होंगे, या भारत को परेशान करते रहेंगे और हमें इनसे जूझते रहना पड़ेगा? चाइना तो वैसे भी बुकलाया हुआ है, क्योंकि हिंदुस्तान तो छोड़िए, बाहर के दूसरे देशों ने भी धीरे धीरे बॉयकॉट करना शुरू किया, और कहीं ना कहीं जो उनके जो सामान वगैरह बन रहे हैं वो भी इंडिया में या आसपास के देशों में बन रहा है। पर इंडिया को, भारत को इन सारी चीज़ों से हमेशा से जूझना पड़ेगा, बिकॉज हिंदुस्तान का जो जन्म तारीख 2022 में क्या स्थिति बनेगी? यहाँ पर हिंदुस्तान की स्थिति बहुत अच्छी है। चाहे वो अगर आप इकोनॉमी फ्रंट में ले लीजिए, चाहे व्यवसाय में ले लीजिए, चाहे जॉब्स को लेकर ले लीजिए, हिंदुस्तान का। और हम इन दोनों देशों से मुकाबला करने में, इनको दबाने में कामयाब रहेंगे? अगर मैं देखूं इस बार के लिए, तो चाइना जो है कहीं ना कहीं सेकंड हाफ के बाद चाइना थोड़ा सा यहाँ पर लूज पड़ने लगेगा। जितनी शिद्दत से ताकत लगाकर वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, कहीं ना कहीं आप मानकर चलिए जुलाई और अगस्त के बाद वो थोड़ा सा। नहीं, ये आप अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य देख के कि सब लोग कोरोना से परेशान हो, चाइना नहीं, वो कह रहे हैं नंबरों के आधार पर। नंबरों के आधार पर, क्योंकि चाइना का जो कई बार क्या होता है कि ज्योतिष जो होते हैं ना साहब, वो माहौल देखकर भी भविष्यवाणियां करते हैं। नहीं, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि उनके जो नेता हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, उनकी भी डेट ऑफ बर्थ देखने के बाद और उनका जो इंडिपेंडेंस डे उसको भी देखने के बाद जुलाई अगस्त के बाद का जो समय है वो पाकिस्तान फिर धीरे धीरे लूज करना शुरू करेगा। क्या विराट कोहली भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान बने रहेंगे, या टेस्ट टीम से भी उनकी कप्तानी छीन ली जाएगी? मुझे तो लगता है कि टेस्ट टीम से भी जाएंगे वो एक बार के लिए। इस साल चले जाएंगे 2022 में? बिल्कुल। हालांकि अगर वो पूरी तरह से अगर अपने परफॉर्मेंस पे, बिकॉज क्या है कि वो एक प्लेयर भी बहुत अच्छा है, बट कैप्टेंसी के हिसाब से जो उनके ऊपर जो मेंटल टेंशन बन रहा है वो कहीं ना कहीं वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, क्योंकि वो 5 नंबर के इंसान है। और 5 नंबर के लिए एक बात बोली जाती है कि सुनो सबकी, करो अपने मन की। पर वो कैप्टेंसी में भी रहने के बाद कई बार ऐसा होता है कि डिसीजंस खुद नहीं बना पाते, जिसके कारण से वो लूज़ कर रहे हैं। पर एक बार अगर कैप्टेंसी से निकल गए और पूरी तरह से अगर उन्होंने अपने फॉर्मेट पर ध्यान दिया, तो ये हम उनका वही वापस से रूप देखेंगे जो हमें 3-4 साल पहले देखने को मिला था। जो बड़ा देश का एक बड़ा सवाल है कि सलमान खान की शादी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। आपने कभी उनके नंबरों का अध्ययन किया कि नहीं किया? इसमें एक छोटी सी चीज़ बोलूँगा, जैसे कि सलमान खान का डेस्टिनी नंबर यानी भाग्यांक जो है वो 33 नंबर पर आता है। अगर हम राहुल जी का भी देखें, राहुल गांधी जी का, उनका भी 33 नंबर पर आता है। ये 33 नंबर में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है। शादी नहीं होती है, शादी डिले होगी या नहीं होगी, या मतलब तरीके से होगी। 33 नंबर वाला दुनिया का सबसे सुखी आदमी है, बोल सकते हैं। दोनों पहलू हैं कि मतलब 33 नंबर, काश हमारा भी 33 नंबर होता। अच्छा, मैं आपसे बहुत तत्काल जल्दी में 1 से लेकर 9 नंबर तक की कुछ विशेषताएं थोड़ी आप बता सकें, 1 से लेकर 9 नंबर वालों तक की विशेषता। जी, 1 नंबर वाले जितने भी लोग होते हैं ये ऑर्डर देना पसंद करते हैं, किसी भी व्यवसाय में ना एक टॉप पोजीशन पर रहना पसंद करते हैं। किसी के अंडर में काम में किसी से इंस्ट्रक्शन लेना बिल्कुल भी इनको मंजूर नहीं होता है। किसी भी बिजनेस में हो या जॉब में हो, ये अपनी सक्सेस की लेडर से जल्दी चढ़ पाते हैं। इसी तरह से किसी कॉर्पोरेट कंपनी में 2 नंबर का जो व्यक्ति होता है ना, ये डेटा कलेक्शन बहुत अच्छा करता है, ये एग्जीक्यूशन करने में वीक होता है, बिकॉज चंद्र की आदत है कि चंद्र सूर्य पर डिपेंडेंट है, बट चंद्र के पास इमेजिनेशन और ऑरेटरी पावर बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। कभी अगर आपने कोई प्रोजेक्ट बनाना है, वो 2 नंबर वाले को देंगे तो पूरी फिल्टर करके बहुत अच्छा दे देगा। 3 नंबर वाला जो है ये लक फैक्टर का काम करता है, बिकॉज ये जुपिटर यानी बृहस्पति का नंबर है। तो बृहस्पति जहाँ विराजमान हो जाता है वहाँ पर धन वर्षा अपने आप होने लग जाती है। इसी तरह से 4 नंबर का अगर हम देखें तो 4 नंबर राहु है। राहु के पास सिर्फ इतना पोर्शन है सर का, जिसका काम है सोचने का, क्योंकि वो एक असुर है, यानी असुर की तरह सोचता है। तो जिस कंपनी में भी 4 नंबर को आप बाहर मीटिंग्स और डील्स करने के लिए भेजते हैं, 4 नंबर वाला किसी ना किसी तरीके तिगड़मबाजी करके, जुगाड़ करके वो डील्स लेकर आ जाता है। 5 नंबर जो होता है किसी भी कॉर्पोरेट कंपनी के लिए
या किसी भी व्यवसाय के लिए, उनके लिए रीढ़ की हड्डी की तरह काम करते हैं, यानी बैकबोन होता है, बिकॉज इनकी सेल्स और मार्केटिंग बड़ी अच्छी होती है। तो 5 नंबर वाले जितने भी लोग हैं, अगर आप उनको सेल्स और मार्केटिंग की तरफ डाइवर्ट करते हैं तो ये कंपनी का परफॉर्मेंस और भी बेहतर कर देते हैं। इसी तरह से जो 6 नंबर होता है शुक्र, शुक्र यानी लग्जरी। आप किसी भी ऑफिस में बैठते हैं, आपका जो इंटीरियर होता है, आपका जो एक दिखावा होता है कि हम क्लाइंट्स को किस तरह से पेश करते हैं, किस तरह से उनके सामने आते हैं, 6 नंबर कहीं ना कहीं आपका अट्रैक्शन क्रिएट करता है। और खासकर अगर आप देखेंगे कि अगर मैं पुरुष हूँ तो मेरे लिए महिला का क्लाइंट्स ज़्यादा मेरे को बिजनेस दे सकती हैं। इसी तरह अपोजिट से सेक्स को आकर्षित करने का काम करता है बिल्कुल, शुक्र। बिल्कुल। शुक्र इसलिए कहा गया कि शुक्र जो है वो भोग विलास में भी आपको लिप्त करता है। एग्जैक्टली और शुक्र में यही होता है कि ऑपोजिट जेंडर का जो पर्सन होता है आपके पास जल्दी आ जाता है, तो वहाँ पर मतलब शुक्र मजबूत होना शुक्र चाहिए। मजबूत हो जाता है। अब जिनका शुक्र मजबूत नहीं हो उनके लिए बिल्कुल बड़ी सही बात परेशानी है। की बात है। अगर वीक है तो फिर जी। सही बात है। 7 नंबर की बात करें। 7 नंबर को हम बोलते हैं फाइनेंस मिनिस्टर होता है, आपकी कंपनी का फाइनेंस मिनिस्टर, यानी आपके खर्चे, आपकी लाइबिलिटीज़, आपके एसेट्स, इनका जो भी लेखा जोखा होता है ना, वो 7 नंबर बहुत अच्छी तरह से मैनेज करता है। तो 7 नंबर को सारा का सारा एक्सपेंसेस और लाइबिलिटीज़ का डिपार्टमेंट दिया जाता है। 8 नंबर के जैसे जितने सारे लोग होते हैं, ये सारे लोअर क्लास के जैसे लोग होते हैं, जो सफाई कर्मचारी हुए, सिक्योरिटी गेट वाले लोग हुए, इनसे भी हमको अच्छा पेश आना होता है। बिकॉज अल्टीमेटली क्या होता है, जो शनि होता है ना, शनि कर्म प्रधान है। हम जितने काम मेहनत से करते हैं, शनि हमको उसी तरह से रिजल्ट मिलता है। लोगों के अंदर बीच में एक भ्रांति भी है कि शनि यानी एक तरह से डर क्रिएट हो जाता है, बट जैसे कि हम सब जानते हैं कि आपका किया हुआ कोई भी कर्मा आपको वापस से वहीं आकर मिलता है। सो 8 नंबर अंक कहीं ना कहीं वैसे ही बनता है। और लास्ट में आता है 9 नंबर, यानी सेनापति, कमांडर इन चीफ का। सो 9 नंबर जो होता है बेसिकली अंक शास्त्र, अंक ज्योतिष में खासकर इसको ना हम लोग एक डिवाइन नंबर की कैटेगरी में डालते हैं, क्योंकि 9 नंबर एक समाप्ति का नंबर है और समाप्ति के बाद नए क्रिएशन की जो ताकत है वो सिर्फ ईश्वर में है। सो 9 नंबर वाले जैसे होते हैं बहुत ही ह्यूमैनिटेरियन होते हैं, लोगों की सेवा भाव में, अपनी कंट्री के लिए अपनी जान न्यौछावर कर देना, अपनी कंपनीज के लिए पूरी तरह से डेडिकेटेडली काम करना, ये सारा का सारा 9 नंबर के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। आध्यात्मिकता होती है उनमें। बिल्कुल बिल्कुल 9 नंबर के अंदर। तो क्या शादी अगर हम जब करना चाहें, लड़के लड़कियों की शादी की बात चल रही होती तो पत्रिकाएं मिलाई जाती है, गुण मिलाए जाते हैं। जी जी। हालांकि भगवान राम और सीता जी की विवाह पत्रिका के 36 गुण मिले थे, लेकिन उनका वैवाहिक दाम्पत्य जीवन बिल्कुल सुखमय नहीं रहा। पर क्या नंबरों का भी अब मेल मिलाप होने लगा है क्या, कि नंबर से भी किस नंबर वाले लड़के को किस नंबर वाली लड़की से करना चाहिए, ये भी कुछ इस तरह कॉम्बिनेशन है कि और जो बहू आ रही है उसकी सास का नंबर क्या है और बहू का नंबर क्या है, ये भी मिला लेना चाहिए ताकि सास बहू में भी ठीक ठाक केमिस्ट्री रहे। आपने ये बहुत अच्छा सवाल किया, बिकॉज आज की डेट में क्या होता है ना कि जब एक पिता अपने बच्चों की पत्री मिलवाने आता है तो उसका सबसे बड़ा एक जो कंसर्न होता है वो ये होता है कि चलो पति के साथ तो मेरी बेटी अच्छी तरह से निभा लेगी और आपस में खुश रह लेंगे, बट क्या मेरी बेटी का अपनी सास के साथ या ससुर के साथ, उनके साथ ट्यूनिंग अच्छी बैठती है कि नहीं बैठती है। सो जैसे कि आपने बताया कि ज्योतिष में हम 36 गुण मिलाते हैं, इसी तरह से अंकशास्त्र में, न्यूमरोलॉजी में करीबन हम 6 से 7 गुण मिलाते हैं। तो उन गुण के आधार पर, क्योंकि ये आपका बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर, आपका जो नाम होता है उनके अंदर भी कुछ नंबर्स छुपे हुए होते हैं, तो सारे नंबर्स को मिलाने के बाद ही हम जेड के भी नंबर हैं, A to Z नंबर हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बी का कुछ होगा, सी का कुछ होगा, ऐसे नंबर बिल्कुल होते हैं। 26 के 26 अल्फाबेट। तो अगर मेरा नाम प्रतीक है तो आप उसको नंबर देख और देख लेंगे कि इसका मूलांक क्या निकल रहा है। जैसे कि आपका पूरा नाम प्रतीक जैसे आपने बताया, अब इसका मैं टोटल निकालूंगा, ये टोटल मुझे बताएगा कि आपका नेचर कैसे होगा, पर उसके अंदर के कुछ 2-3 नंबर्स और छुपे हुए होते हैं, उनकी गणना करने के बाद मैं आपके बारे में ज़्यादा एक्यूरेट वे में बता सकता हूँ। जी, तो ये आपके हिस्सों का भी वैल्यू होती है और उस वैल्यू के आधार पर आपकी न्यूमरोलॉजी काम करती है। न्यूमरोलॉजी किस आधार पर काम करती है? बेसिकली अगर हम देखेंगे तो न्यूमरोलॉजी कहीं ना कहीं एक छोटा सा रूप है एस्ट्रोलॉजी का। एस्ट्रोलॉजी में बहुत गहरा अध्ययन, बहुत डीपली वहाँ पर करना पड़ता है, और कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो न्यूमरोलॉजी आज की डेट में बहुत इजी भी है, क्योंकि बचपन से लेकर हम ABCD और 1 2 3 4 पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को की जहन में ये ईजिली बच जाता है। मान लीजिए किसी ज्योतिष ने मुझे अगर ये बोला कि राजीव जी आपके कुंडली में 5वें स्थान पर राहु बैठा है और 7वें घर पे मंगल के साथ शनि की वक्री दृष्टि पड़ी हुई है, तो एक कॉमन मैन को नहीं पता है कि वक्री क्या होता है, हाउस कौन सा होता है, कौन सा प्लैनेट स्ट्रांग है, बट वेरस अगर हम न्यूमरोलॉजी की बात करें तो यहाँ पर कनेक्शन क्लाइंट के साथ भी बड़ा इजी बैठ जाता है। तो नंबर कैसे निकालते हैं आप? अगर मान लीजिए कोई नंबर निकालना हो जन्म तिथि से, और किसी की जन्म तिथि अगर 27 नवंबर 27/11/1983 1983 है, तो कैसे आप देखते हैं नंबर? इसमें सबसे पहले तो हम देखते हैं कि बर्थ नंबर क्या है, नहीं मूलांक क्या है, तो वो रहा आपका 27 नंबर, तो ये 2 + 7 करेंगे तो 9 नंबर निकल कर आता है। मूलांक हो जाएगा। उसके बाद जैसे 27/11/1983 हुआ तो हम इसे पीछे से जोड़ते हैं, जैसे 1983 का जो टोटल हो गया वो 21 हो गया, और 11 का 2, तो 21 और 2 23, 23 और 27 का 9, सो 23 और 9 ये आ गया आपका 32 का।
तो सामने वाले का जो मूलांक और भाग्यांक है ये 5 9 हो और जाएगा। 5 का हो जाएगा, 9 और 5 इस तरह से। तो इस तरह से नंबर, ये पहले भी आपने मेरे उससे बताया था, आपने भारत की गणना से बताया था 15 अगस्त 1947 से। जी बिल्कुल। मैंने फिर से पूछा अपने दर्शकों के लिए, हालांकि ये सवाल मैं पहले कर चुका था आपसे। मैं एक बार और ये भी जानना चाहता हूँ कि ये जो न्यूमरोलॉजी है, ये इसका उद्भव, ये शुरुआत कहाँ से हुई, इसका साइंटिफिक आधार क्या है? जैसे ज्योतिष का साइंटिफिक आधार है, ग्रह नक्षत्रों की चाल है, आर्यभट्ट सब बता के गए अगले 10,000 वर्षों तक कब भूकंप आएगा, कब ज्वार भाटा पड़ेगा, कब अमावस्या आएगी, कब पूर्णिमा आएगी, कब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण आएगा, ये उज्जैन की वेधशाला में लिख गए हैं। जी जी। तो उनके पास एक आधार है कि ग्रह नक्षत्र चाल है, लेकिन न्यूमरोलॉजी का क्या आधार है, वैज्ञानिक आधार क्या है? जी, सो मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि कीरो नाम के एक पर्सन थे जो कि पहले इजिप्ट में बेबीलोन एरिया में रहते थे। वो हिंदुस्तान में आए थे आज से कुछ सालों पहले, और मुंबई के एक जोशी फैमिली के साथ वो काफ़ी समय तक रुके थे, बिकॉज जोशी जी थे वो काफ़ी जाने हुए जोशी पहले उन्हीं को बोला जाता था, जोशी होते थे। ज्योतिष होते थे, बिल्कुल सही बात है। तो उनके अंडर में उन्होंने काफ़ी ज्योतिष सीखी। उसके बाद वो कुछ समय के लिए हिमालय में गए और फिर कुछ समय के लिए ऋषि मुनियों के पास गए जो बनारस के तट पर थे वहाँ पर। इन सबसे अध्ययन करने के बाद जो साउंड वाइब्रेशन होता है, जिसे हम प्रोनोलॉजी भी बोलते हैं, जो आपके स्वर निकलते हैं, ये स्वर किसी न किसी प्लैनेट से जाकर कनेक्ट होते हैं। तो उन्होंने उन स्वर के आधार पर हर अल्फ़ाबेट को एक नंबर दिया और अपना एक चार्ट को क्रिएट किया। उस चार्ट को क्रिएट करने के बाद जब उन्होंने बड़े बड़े राजा और राजनेताओं से के ऊपर इस्तेमाल किया, यूज़ किया, तो उनको वाकई में उनके रिजल्ट्स मिलने लगे। तो ये बेसिकली पद्धति जो है ये तो है 5,000 साल पुरानी, बट अभी पिछले 200-300 साल में इसका जो रिवाइवल है कीरो की वजह से लोकप्रिय हुई, और कीरो मूलतः मिस्र के रहने वाले थे। आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो बिजनेस हो गया, बॉलीवुड मूवीज हो गई, बड़े से बड़े राजनेता जितने भी नाम यूज करते हैं कीरो की थ्योरी पर मैंने देखा कि बहुत सारे लोग अपने नाम के हिज्जे यानी वर्ण बदलवा लेते हैं। अब जैसे राजीव लिखा तो जाना चाहिए आर ए, लेकिन बहुत सारे राजीव RAA लिखते हैं। जी जी, है ना। आप प्रतीक में मुझे कहा गया कि आप जो है आई मत लगाइए, PRTI, आप EE लगाइए। तो क्या इस तरह से नाम बदलने से या नाम के हिज्जे बदलने से आपका भाग्य बदल जाता है? ये नंबर्स इसलिए चेंज कराए जाते हैं क्योंकि आपका जो जन्म तारीख है और आपका जो नाम है, इनके बीच में एक तरह से बैलेंस बिठाया जाता है। जैसे कि मानकर चलिए कि अगर मेरे घर में LG का TV लगा हुआ है और मैं सैमसंग का रिमोट अगर यूज़ कर रहा हूँ, तो दोनों ब्रांडेड हैं बट दोनों एक दूसरे से कंपैटिबल नहीं, दोनों काम नहीं करेंगे। इसी तरह से जैसे आपके नाम में आई की जगह EE लगाते हैं तो वो आपकी डेट ऑफ बर्थ से जुड़ना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर आपको फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। इसलिए आपके हिज्जों में परिवर्तन करने को कहा जाता है। कई बार आपके नाम बदल दिए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। फिल्म इंडस्ट्री में खासतौर पे ये है कि नाम तो यूसुफ भाई है लेकिन दिलीप कुमार चल रहे हैं। वहाँ पर थोड़े से फैंसी नाम चलते हैं बिकॉज शुक्र का इन्वॉल्वमेंट वहाँ पर रहता है। तो कुछ थोड़ा सा नाम में भी रहता है कि लोग आपको एक अलग रुतबे से जाने, अलग नाम से जाना जाए। नाम पूरी तरह से चेंज करना ये भी रिकमेंड किया जाता है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि बहुत सारे नाम चेंज हो जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि यूसुफ भाई को दिलीप कुमार के रूप में हम देखते रहे पूरी जिंदगी। तो क्या ये सब कारण रहता है, इसमें फर्क पड़ता है कैरियर पे? जी, जैसे हमारा जो नाम होता है ये मूल मंत्र होता है। हमने जैसे सुना है कि ओम नमः शिवाय, ये अपने आप में बहुत पवित्र मंत्र है। बुद्ध का मंत्र हो गया ओम भूभुवाय नमः। अब ये अगर आप देखेंगे तो ये मंत्र इतने सिद्ध क्यों होते हैं? क्योंकि हम इसे लाखों करोड़ों बार जपते हैं और न जाने कितने लाखों सालों से जप रहे हैं। इसी तरह से मनुष्य का जो नाम होता है ना, उसके लिए मूल मंत्र का काम करता है। ये जितनी बार वाइब्रेट होगा उस तरह की पॉजिटिव या नेगेटिव जो एनर्जीज होती हैं वो आपको देगा। तो पहले का नाम जो था, अगर वो असुरीय शक्ति दे रहा है तो यहाँ पर हम चेंज करके उसे देवताओं वाली शक्ति देते हैं, यानी पॉजिटिव एनर्जी करके देते हैं। तो ऐसे कुछ किस्से होते तो वहाँ नाम चेंज किया जाता है। क्योंकि अब तो प्लांट सर्जरी होने लगी है और ज्योतिष शास्त्रियों से सलाह लेकर जब मालूम पड़ गया कि ऑपरेशन से ही बच्चा होने वाला है, तो जो उस बच्चे के होने वाले दादा दादी होते हैं वो ज्योतिष की सलाह लेकर भी कहते हैं कि साहब इतने बज के इतने मिनट पे ऑपरेशन करते हैं तो बच्चा जब आएगा तो उसको वो ग्रह मिल जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। तो क्या लोग न्यूमरोलॉजी में विश्वास रखते हुए तारीखें भी चयन कर रहे हैं, तारीखें भी सिलेक्ट कर रहे हैं कि भाई मेरा बच्चा 9 को ही पैदा होना चाहिए, ये बड़ा पूर्ण ग्रह है? जैसे कि हम सब जानते हैं कि कुछ पर्टिकुलर नंबर्स होते हैं जो आपस में दुश्मनी रखते हैं। अगर मुझे कोई डेट देता है कि अगले 1 हफ्ते में हमारे घर पर डिलीवरी होने वाली है, तो हम वहाँ पर नंबर्स को मैच करके देखते हैं कि जहाँ पर दोनों की कंपैटिबिलिटी अगर अच्छी होती है तो वो डेट ऑफ बर्थ हम रिकमेंड करते हैं। सो इस हिसाब से अगर आप देखें तो न्यूमरोलॉजी ने इस तरह के बहुत बड़े एग्जाम्पल सेट भी किए हुए हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि भले वो अमिताभ बच्चन जी हो या राजीव गांधी जी हो या हमारे मोदी साहब हो, उनकी आप डेट ऑफ बर्थ देखिए, इतनी पावरफुल डेट ऑफ बर्थ है। तो इस तरह के अगर कुछ क्या डेट ऑफ बर्थ पावरफुल है? उनका जो डेट ऑफ बर्थ का कॉम्बिनेशन है वो 2 और 1 का है, यानी 11 नवंबर का। सो पूरा अगर हम करेंगे बर्थ और डेस्टिनी को मिलाकर 11 है या 12 मुझे पता नहीं, 11 नवंबर है। 11 नवंबर। जी जी। सो उस केस में अगर आप देखेंगे तो 11 हाँ 11
और 1 नंबर बार बार आ गया, तो 1 नंबर यानी सूर्य इसलिए वो अधिपति हमेशा हो 1 पे जाते रहते हैं। 1 नंबर पे रहते हैं। और वो जहाँ वो खड़े हो जाते हैं वहीं से लाइन वहीं शुरू से होती लाइन है। शुरू हो जाती है। और अगर आपने देखा हो तो वो कविता भी और बहुत अच्छी रेखा जी लिखते हैं। 10 नवंबर की हैं, एक दिन पहले की रेखा जी हैं, जी जी। मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। तो रेखा जी का 10 नंबर और उनका 11 नंबर और उनकी दोनों की जोड़ी जो है बॉलीवुड पे बहुत हिट थी। इसमें हाँ बिल्कुल सही बात है, जहाँ पर अगर आप देखेंगे कि चंद्र और सूर्य 10 में भी एक है। 10 में भी एक है, बट एक के पीछे 0 है। तो वो अमिताभ बच्चन साहब के साथ ही आकर सुपर हिट होती थी, एक और अमिताभ बच्चन साहब का एक और एक, वो साथ में एनर्जी में जब राजा रानी मिलते हैं तो फिर वो एक अलग ही वहाँ पर स्कोप दिखता है। क्योंकि अमिताभ जी के केस में अगर आप देखेंगे तो वो 2-2 से रूल करते हैं और रेखा जी 1 नंबर से रूल करते और हैं। राजीव गांधी की जो जन्मतिथि है वो तो पायलट थे और वो प्रधानमंत्री बन गए, और जिसको प्रधानमंत्री बनना था वो पायलट बनने के चक्कर में प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। तो ये कैसे उनकी जन्म दिनांक उनके लिए कितना महत्वपूर्ण साबित हुई राजीव जी के लिए? राजीव गांधी जी का अगर हम डेट ऑफ बर्थ देखें ना तो 20 अगस्त को जो उनका है, क्योंकि उनका भी कंप्लीट अगर हम डेट ऑफ बर्थ देखें तो उनका भी मूलांक और भाग्यांक यानी बर्थ और डेस्टिनी नंबर 21 पर आता है, और वो जन्मे भी लियो में यानी सूर्य के घर में ही जन्मे हैं। तो उनकी जो डेट ऑफ बर्थ थी बड़ी स्ट्रांग थी, बट कहीं ना कहीं उनके पीछे ना 48 नंबर आ गया, 48 आ गया या 44 नंबर आ गया 1944, और बीच में 8 नंबर आ गया। तो ये 4-4-8 नंबर जब मिलता है ना तो ये भयंकर रूप ले लेता है। हालांकि इनका अगर हम नाम देखें तो 3 नंबर यानी बृहस्पति के नंबर पर आता है, जो कि एक ज्ञान तत्व को झलकाता है, जो नई चीज़ों को हमेशा से सीखना चाहता है। और जो 3 नंबर है ये वायु का भी देवता माना जाता है। तो जैसे आपने बताया कि वो पायलट बनना चाह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं 3 नंबर का वहाँ पर 3 नंबर का इफेक्ट हमको दिखता है। लेकिन वो पायलट बनते बनते सरकार चलाने लगे। अब वो उनके ऊपर कुछ घर की भी जिम्मेदारी थी या पार्टी की और जिम्मेदारी वो बोल जो लीजिए। उनका अंक था, उनकी बर्थ डेट थी, उसने उनका डेस्टिनी बदल दी, ये आप कहना चाहते हैं? अंकों के अंदर भी जो नंबर्स बैठे हुए होते हैं उनका भी बहुत अहम रोल होता है। मतलब मूलांक और भाग्यांक के अलावा जितने नंबर्स डेट ऑफ बर्थ में होते हैं ना उनका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन सर ज्योतिष लोग बहुत सारे उपाय बताते हैं, जी जी। पत्थर पहना देते हैं, माणिक बना देते हैं, मूंगा मोती पहना देते हैं, हीरे जवाहरात पहना देते हैं, कुछ उपाय बता देते हैं कि आप चींटियों को खाना खिलाइए और मूंग की दाल चढ़ाइए शंकर जी को, वगैरह वगैरह बहुत सारे उपाय हैं। लेकिन अब नंबर तो सुधर नहीं सकता, क्योंकि जो आदमी 9 को पैदा हो गया। तो बिल्कुल। कुछ आप ऐसे उपाय बताते हैं जिससे कि नंबर सुधर जाए? आपकी 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 जो विधा है कीरो साहब की, तो कीरो साहब इस तरह कोई उपाय बता गए हैं क्या? बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया कि उनका जो बर्थ और डेस्टिनी नंबर होता है ये कभी चेंज नहीं हो सकता, ये स्टिल है, ये कांस्टेंट है। तो कहीं ना कहीं नाम की जो वाइब्रेशंस है ना उसको यहाँ पर कंपैटिबल किया जाता है, तब जाके अपने आप लाइफ की जो वो प्रॉब्लम कैसे कंफर्टेबल करते हैं वाइब्रेशन को, कैसे कंफर्टेबल करते हैं? उनके नाम में कोई भी लेटर को एडिशन या माइनस करके, एडिशन करके आप सब्ट्रैक्ट करके उस पर्टिकुलर नाम की एनर्जी को एक पर्टिकुलर प्लेनेट पर लाया जाता है, जिसकी मित्रता होती है मूलांक और भाग्यांक के साथ यानी बर्थ और डेस्टिनी नंबर के साथ में। तो वहाँ पर कंफर्ट, जैसे कि मान लीजिए कि मैं एक कमरे में बैठा हूँ, मेरे सामने 2 दोस्त बैठे हैं, तो मैं हंस खुश के आराम से समय वहाँ पर बिता सकता हूँ। बट अगर मुझे अपने दुश्मनों के साथ बिठा दिया गया तो ना तो वो कंफर्टेबल होंगे ना मैं कंफर्टेबल रहूँगा। भाग्य में विश्वास करते हैं आप? बिल्कुल, पहले कर्म पर। क्या कोई नंबर किसी का भाग्य बदल सकता है? जैसे कि एक अभी के सिचुएशन बता रहा हूँ, हमारे ऑफिस में जैसे कुछ सालों पहले हम 3 लोग काम करते थे। अब हुआ ये कि तीनों के तीनों बराबर मेहनत कर रहे हैं, बट एक पर्सन को वहाँ पर प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है, बाकी 2 लोगों को प्रमोशन मिलता गया। अब कर्म तीनों कर रहे हैं पर भाग्य एक का वहाँ पर बैठा हुआ है। तो उस केस में जब आगे उनकी थ्योरी जाकर पढ़ने पर आई, तब देखा कि कहीं ना कहीं उनका नाम कंपैटिबल नहीं था वहाँ पर। तो नाम की कंपैटिबिलिटी करने के बाद आगे चलकर उनको भी उसी तरह से रिजल्ट देखने को मिले। सो कर्म सबसे पहले है। नहीं तो क्या होता है कि ऐसे मेरे सामने कई क्लाइंट्स भी आए हैं कि जो बोलते हैं कि राजीव जी आप तो हमारा नाम ठीक कर दीजिए, और नाम ठीक करने के बाद वो घर बैठे होते हैं, उनको ये लगता है कि नौकरी खुद से उनके पास चल कर आएगी। सो कर्म सबसे पहले है, और उसके बाद जो हम बोलते हैं लक फैक्टर, वो अपने आप धीरे धीरे आने शुरू हो जाता है। बहुत धन्यवाद राजीव जी आपका नंबरों का रहस्य बताने के लिए, नंबरों के बारे में जानकारियाँ देने के लिए। हम समझते हैं कि नंबर आपका जो भी हो अच्छा हो, अच्छे नंबरों से आप हमेशा नंबर का महत्व रहा है। और हमेशा जब हम बचपन में छोटे होते हैं तब से ये कहा जाता है कि अच्छे नंबरों से पास हो, और जब हम बड़े हो जाते हैं तब ये कहा जाता है कि अच्छे नंबरों वाली तनख्वाह हो, और जब हम और बड़े हो जाते हैं तो ये कहा जाता है कि अच्छे नंबर वाली उम्र हो।
और इसलिए नंबर से हम पीछा नहीं छुड़ा सकते। तो ये नंबर हमारे जीवन में सौभाग्य लेकर आते हैं, शांति लेकर आते हैं, सुख लेकर आते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हम इन नंबरों की ताकत को पहचानें, और इन नंबरों की ताकत अगर हमें कहीं कम लग रही है तो राजीव जी हैं, ये नंबरों की ताकत बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, क्योंकि ये नंबरों के जानकार हैं, नंबरों के विशेषज्ञ हैं। तो नंबरों पर विश्वास रखिए, लेकिन अपने कर्म करते रहिए, कर्म पर विश्वास रखिए। और बहुत बहुत गंभीरता के साथ मैं आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ, कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है। सतर्क रहिए, सावधानी बरतिए, अपने हाथ धोते रहिए, सैनिटाइज का उपयोग करिए, मास्क लगा के रखिए। सावधानी ही सुरक्षा है। देखते रहिए डी ज़रा न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार। नमस्ते।